Hello and welcome to the online platform of Ross Academy for Competitive Exams and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on daily news review। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे लगभग 6 मिलियन जो पेड़ हैं वो डिसअपियर हो गए हैं फार्मलैंड से, और ये बात यहाँ पर हमें पता चल रही है रिसेंटली हुई एक स्टडी में। देखिए, केवल और केवल 3 सालों में अगर हम बात करें 2019 से लेकर 2022 तक, तो इंडिया ने लगभग 5.8 मिलियन जो फुली ग्रोन ट्रीज थे, आपके एग्रीकल्चर लैंड्स थे, वो यहाँ पर गायब हो गए हैं। और ये बात पता चली है हमें सैटेलाइट इमेजरी बेस्ड एनालिटिक्स के द्वारा, जिसे कंडक्ट किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेंगन डेनमार्क के द्वारा। और यहाँ पर इन्होंने अपनी ये रिपोर्ट जारी की है जिसमें एक नेचर सस्टेनेबिलिटी की बात की जा रही है। एडिशनली 11% अगर हम बात करें तो ऐसे ट्रीज़ को डिटेक्ट किया गया है सैटेलाइट के द्वारा, जो कि अब विजिबल होना बंद हो चुके हैं, जिनकी विजिबिलिटी 2010 और 11 में तो थी, परंतु 2018-22 में ये पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुके हैं। हालांकि इसका मतलब दिस डजंट नेसेसरी इम्प्लाई कि यहाँ पर इंडिया का जो ओवरऑल ट्री कवर है या फिर जो ट्री है आउटसाइड द फॉरेस्ट वो यहाँ पर डिक्लाइन हो गए हैं, बल्कि ये कहीं ना कहीं एनालिसिस बता रहा है एक स्पेसिफिक केवल और केवल लार्ज ट्रीज के बारे में। चूँकि हमारे यहाँ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है एक रेगुलर सर्वे, चाहे ट्रीज कवर की बात की जाए जो कि इनसाइड हो या फिर फॉरेस्ट के बाहर हमें देखने के लिए मिले, बट केवल पब्लिश किया जाता है डेटा जो कि यहाँ पर एकरेज चेंजेस में हमें देखने मिलता है, बल्कि इंडिविजुअल ट्रीज के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जाती है। जो लेटेस्ट FSI की रिपोर्ट यहाँ पर आई है, ये बताती है कि इंडिया का जो ट्री कवर है ये इंक्रीज हुआ है 2021 से 2019 के मुकाबले में। एट प्रेजेंट एनालिसिस अगर हम बात करें तो ये फोकस करता है इंडियन फार्मलैंड को और ट्रैक करता है इंडिविजुअल ट्रीज को, जहाँ पर बिग वंस की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर मल्टीपल माइक्रो सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मशीन लर्निंग एनालिसिस किए जा रहे हैं, ताकि एस्टिमेट यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सके कि जो ट्रेंड है 2010 से वो किस तरीके का देखने के लिए मिला है। इसी के साथ लगभग 56% जो इंडिया का कवर है फार्मलैंड के द्वारा और 22% फॉरेस्ट के द्वारा आपको देखने मिलेगा, जहां पर लार्जेस्ट एग्रीकल्चर इन जो एरिया है विश्व में वो भी केवल आपको भारत में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी एनालिसिस को करने के लिए अगर हम बात करें तो रिसर्चर्स 2 प्रकार की सैटेलाइट इमेजरी को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। पहला आपको देखने के लिए मिलेगा, लेट मी ऑल्सो अंडरलाइन दिस पॉइंट हियर, रैपिड आई और प्लैनेट स्कोप, ताकि एस्टिमेट किया जा सके क्या परिवर्तन हुए हैं ट्रीज के नंबर में 2010 से 2022 के बीच में। और यहीं पर एक रिजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है कि जो 3 to 5 मीटर्स के जो पेड़ हैं आपके पास, यहाँ पर सैटेलाइट्स उनको देख पा रहा है या फिर नहीं देख पा रहा है। देखिए, ट्रीज को इम्पॉर्टेंट है हमें डिटेक्ट करना रैपिड आई के द्वारा, जिसका एवरेज क्राउन साइज जो होता है लीफी आउटग्रो ऑफ ट्री विच इज़ 96 स्क्वायर मीटर के आसपास आपको देखना मिलता है। और ऐसे में हाई लॉस ऑफ मैच्योर ट्रीज अगर हमें देखने के लिए मिलता है ओवर लेस देन अ डिकेड, तो वो अनएक्सपेक्टेड कैटेगरी का पार्ट बन जाता है, राइट। तो डिफॉरेस्टेशन देखिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि जब भी डिफॉरेस्टेशन होगा उसकी वजह से आपका बायोडाइवर्सिटी में भी लॉसेज आएंगे। बायोडाइवर्सिटी में लॉसेज आएंगे तो आप देखिए वाटर साइकिल डिसरप्शन होगा, सॉइल इरोजन की कंडीशन आपको देखने मिलेंगी, क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए ईस्टर्न हिमालयाज के साथ यही कंडीशन हुई है, कार्बन फुटप्रिंटिंग की कंडीशन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे जो लाइवलीहुड है, स्पेशली वो कम्युनिटीज़ जो डायरेक्टली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे बैगाज ऑफ मध्य प्रदेश, वो डिफॉरेस्टेशन के कारण यहाँ पर माइग्रेशन का शिकार हो गई हैं। इसी के कारण लोकल क्लाइमेट में भी परिवर्तन आता है और कहीं ना कहीं फ्लड रिस्क की बात हो, केरला इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एयर पॉल्यूशन की बात हो, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने अलग अलग लीगल फ्रेमवर्क्स को लेकर आया है ताकि डिफॉरेस्टेशन को काउंटर किया जा सके। जैसे हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की बात कर लें या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करें 2006, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998, या फिर
फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 1994 की बात करें, या फिर रिसेंटली बनाए गए हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड 2016 की बात करें, इन सभी को कहीं ना कहीं बनाया गया है ताकि एक लीगैलिटी मेंटेन की जा सके। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं स्टे इन्वेस्टेड, इंडिया शुड नॉट टेलर इट्स टाई विद ईरान टू यूएस फॉरेन पॉलिसी चेंजेस। समझिए, ईरान चाबर पोर्ट के बारे में ये पूरी की पूरी बात यहाँ पर की जा रही है। बाय साइनिंग 10 ईयर्स एग्रीमेंट विद ईरान कि हम डेवलप करेंगे और ऑपरेट करेंगे चाबर पोर्ट को, इंडिया ने कहीं ना कहीं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और अपने ट्रेड पार्टनरशिप को, जो कि इस्लामिक रिपब्लिक्स के साथ हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल पर इसको पहुंचा दिया है। डिस्पाइट कि एक टेंशन चल रही है वेस्टर्न एशियन कंट्रीज में, इंडिया इन्वेस्ट करेगा 120 मिलियन डॉलर का, ठीक है, और ऑफर कर रहा है क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ 250 मिलियन डॉलर की, ताकि डेवलपमेंट किया जा सके, इन टर्मिनल्स को ऑपरेट किया जा सके चाहबर पोर्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चाहबर शहीद बेहिश्ती पोर्ट या उससे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं। हालांकि अगर हम बात करें, आफ्टर द डील वॉज साइंड, द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट सेड दैट entities considering business deal with Iran need to be aware that they are opening themselves up to and the potential risk of sanction। तो आप समझिए, कहीं ना कहीं यूएस की आदत है कि वो कभी भी कोई अपनी मर्जी से देश दुनिया में कुछ कर रहा हो, और स्पेशली इंडिया तो सैंक्शंस की धमकी देने लगता है। आप देखिए, इंडिया को इस तरीके की धमकियां रशिया के केस में भी दी गई थी, जब रशिया से इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट किया था। हम क्यों नहीं करेंगे? जब हमें कम पैसे में ऑयल मिल रहा है तो हम क्यों इंपोर्ट नहीं करेंगे? सवाल यही आ जाता है। जब चाइना हमारे लिए काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ग्वादर पोर्ट बना रहा है, तो ऐसे में चाबर पोर्ट में इंडिया क्यों नहीं इन्वेस्ट करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल आपको देखने मिलेगा। पास्ट की भी अगर हम बात करें तो अमेरिका के सैंक्शंस हमें ईरान के ऊपर देखने मिले थे, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट था ये डिले हो गया था। 2003 के आसपास की बात करें तो प्रोजेक्ट डिड नॉट टेक ऑफ फॉर द ईयर आफ्टर यूएस एंड यूनाइटेड नेशन इम्पोज्ड अ लॉट ऑफ सैंक्शन ऑन दी तेहरान, जिसकी वजह से जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम थे उसकी वजह से इस तरीके के सैंक्शंस देखने मिले थे। इंडिया ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2015 में आफ्टर वॉशिंगटन ईज द सैंक्शन ऑन ईरान, और उसी के बाद आप देखेंगे तो धीरे धीरे इंडिया का जो डेवलपमेंट है चाबर पोर्ट को लेकर वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। समझना इंपॉर्टेंट है, चाबर पोर्ट क्रिटिकल है इंडिया के लिए, कनेक्टिविटी प्लान क्रिएट करता है। फर्स्टली इट ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव रूट टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, जहाँ पर आपको पाकिस्तान की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, पाकिस्तान के भरोसे आपको नहीं बैठना पड़ेगा, और आपको एक डायरेक्ट रूट मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके ट्रेड है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ वो बेहतर हो सकते हैं। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान को सरप्राइज करके जाना है, पाकिस्तान के पास से निकलना नहीं। नाउ वी विल बी हैविंग द अल्टरनेटिव ऑप्शंस, जिसी के कारण अलाउ होगा बेटर ट्रेड विद द सेंट्रल एशियन कंट्री, जो कि इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है। चाबर की बात करें तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कनेक्ट करेगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, एनएसटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है, अभी मैं आपको इसके बारे में बता भी दूंगी, जिसकी वजह से इंडिया यूरोप के और नज़दीक आ जाएगा, ईरान, अजरबैजान और रशिया के सहारे। एक ऑल्टरनेटिव हमें स्वेज कैनाल का यहाँ पर देखने मिलेगा, ठीक है, जो कि एक फुली ऑपरेशनल एनएसटीसी का पार्ट बनेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट होंगे। देखिए, पहले तो टाइम बचेगा, दूसरी बात पैसे कम खर्च होंगे, ठीक है, ट्रेड इजी हो जाएगा, और ऐसे में जो सामान है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है, जो कि बहुत महंगा पड़ जाता है, उसके प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। सो ये पोर्ट जो है ये रफली 200 किलोमीटर से दूर आपको देखने मिलेगा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से, जहाँ पर चाइना लगातार डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, जहाँ पर चाइना अपने एक बहुत बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट बेल्ट रोड इनिशिएटिव को लेकर काम कर रहा है। ऐसे में इंडिया की अगर हम सिक्योरिटी के हिसाब से देखें, इकोनॉमी के हिसाब से देखें, तो चाबर पोर्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, राइट। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है जो आपको यहाँ पर समझना होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि एनएसटीसी क्या होता है। चलिए, एनएसटीसी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट है जो कि इंडियन ओशन को, ठीक है, इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रहा है, पर्शियन गल्फ को कनेक्ट कर रहा है टू द कैस्पियन सी वाया ईरान,
ऑनवर्ड्स टू द नदर्न यूरोप वाया सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया। ये जो कॉरिडोर है इसके अंतर्गत आपको सी पोर्ट्स पर्शियन गल्फ में देखने मिल रहे हैं, कैस्पियन रीजन में देखने मिल रहे हैं, एज वेल एज रोड और रेल रूट भी देखने के लिए मिल रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है एक ऐसा कॉरिडोर क्रिएट करना जहां पर कैरियज कॉस्ट जो है, ट्रांजिट टाइम जो है इंडिया और रशिया के बीच में उसे कम किया जा सके, और इसकी वजह से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर कम हो जाएंगे एक बार जब ये कॉरिडोर फुली फंक्शनल हो जाएगा। इसका जो फर्स्ट मूटेड मॉडल है इसको 2000 में स्टार्ट किया गया था। ये जो आइडिया था ये कहीं ना कहीं एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बिल्ड करने की बात कर रहा था जहां पर रशिया को कनेक्ट करना है बाल्टिक सी के सहारे से इंडियन वेस्टर्न पोर्ट्स पर इन दी अरेबियन सी वाया ईरान। अब आप समझिए, ईरान हर बार इंपॉर्टेंट हो रहा है जब आप एनएसटीसी की बात करें। ऐसे में आपको समझ में आएगा कि वाई दिस पर्टिकुलर पोर्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि रशिया, इंडिया एंड ईरान दे हैव ऑलरेडी साइंड अ प्रीलिमिनरी agreement to develop the 7200 kilometer long international north south transport corridor way back in 2002। और जैसा मैंने आपको बताया 2003 में इसके बाद आपको कंडीशन चेंज देखने मिलेगी जब यहाँ पर ईरान पर बैन लग गए थे, राइट। ये एग्रीमेंट रेटिफाई किया जा चुका है 13 कंट्रीज के द्वारा जो इसके बीच में आ रही हैं, जैसे इंडिया, रशिया, ईरान, अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, तजाकिस्तान, टर्की एंड यूक्रेन, राइट। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वाई दिस पर्टिकुलर चाबर पोर्ट इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एज वेल एज फॉर द वर्ल्ड। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया नीड्स मोर सोफिस्टिकेशन। बात की जा रही है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक ओवरव्यू लेंगे कि ड्यू टू परफॉर्मेंस ऑफ द की सेक्टर्स जो हमारे ऑटोमेटिव हैं, इंजीनियरिंग, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स हैं, कस्टमर ड्यूरेबल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, एक इंटीग्रल पिलर ऑफ इकोनॉमी की तरह ये काम करते हैं। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने के लिए मिला है। 17% जो नेशन की जीडीपी है, ओवर 27.3 मिलियन वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही आपको देखने मिलेंगे। और इसी की वजह से फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं ये बात कर रहे हैं ये कि जो इंडिया है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना होगा। इंडियन गवर्नमेंट होप करके चल रही है कि आप 25% इकोनॉमिक आउटपुट लेकर आएंगे इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय 2025। इंडिया की कैपेसिटी है कि वो एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स को वर्थ ऑफ $1 ट्रिलियन बाय 2030, जो कि अपने आप में एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। ऐसे में जो डिपेंडेंसी रेशियो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है देखने के लिए कि पीपल हु आर आइदर टू यंग और टू ओल्ड टू वर्क, ठीक है। सो एक जो वर्किंग एज ग्रुप पैटर्न है उसको भी यहाँ पर देख के चलना होगा। एंड विद दैट इंडिया यहाँ पर एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 की बात करें तो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड यहाँ पर बढ़ जाएगा 2041 में, जहाँ पर शेयर ऑफ वर्किंग एज जो है 20 से 59 साल का ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये हिट कर जाएगी 59% पर, ठीक है। इंडिया की यंग पॉपुलेशन की बात करें, लो डिपेंडेंसी रेशियो हमें देखने मिलेगा, वो फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स एज इट इज़ रहेगा, जो कि ऑफर कर रहा है एक सिग्निफिकेंट एडवांस की कहीं ना कहीं आपको लेबर फोर्स और कंजम्पशन के लिए एक बहुत बड़ा ग्रुप देखने के लिए मिलता है। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम स्किल्स को बढ़ाएं, ठीक है। स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स के साथ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें मार्केट में, स्किल इनिशिएटिव्स लेकर आएँ, स्किल डेवलपमेंट मिशंस को हर क्षेत्र तक पहुंचाएं और इंडस्ट्री, एकेडमिया कोलैबोरेशन करें सो दैट हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का यहाँ पर फ़ायदा ले सकें फॉर द अपकमिंग फ्यू ईयर्स, राइट। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, जहां पर बात की जा रही है आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर्स फ्लैग सुपरविजनरी कंसर्न एट असेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं इनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रही हैं, जहां पर एड किया जा रहा है डिफॉल्टिंग प्रमोटर्स को, और आरबीआई को यहां पर इंटरवीन करना पड़ रहा है विद द डेप्यूटी गवर्नर, जहां पर इन्होंने अर्ज किया है कि भाई इंटीग्रिटी को मेंटेन रखिए, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स को यहां पर चलाइए जब तक आप ऑपरेशन कर रहे हैं, राइट। अब सबसे पहली बात यहाँ पर आ जाती है कि ये ARCs होते क्या हैं, उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन समझ में आएगा। तो समझिए, ARC के स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो एक्वायर करते हैं डेप्टर्स को फ्रॉम बैंक
at a mutually agreed value and attempt to recover the debt or associated securities. रेगुलेशन की बात करें तो ARCs रजिस्टर किए जाते हैं RBI के अंतर्गत, रेगुलेट किए जाते हैं स्क्रूटनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ARC यहाँ पर एक पोर्शन ऑफ बैंक की तरह काम करते हैं जहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग असेट को और साथ ही साथ इंगेज करते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन या स्क्रूटनाइजेशन को लेकर, ताकि जो डेप्ट है उसको रिकवर करने में आसानी हो सके, राइट। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको एटलीस्ट प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, और ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। हम हर बार क्या चर्चा में रहा है, क्या न्यूज़ में रहा है, उसकी यहाँ पर बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं बेल, इंटरिम बेल की। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के बाद अगर आप बात करेंगे तो इंटरिम बेल लगातार न्यूज़ में था। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि आखिर बेल क्या होता है, बेल की आवश्यकता क्या होती है, कितने प्रकार की बेल आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगी, सारी चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो पहली चीज़ यहाँ पर समझिए, ये जो बेल शब्द है ना, इसका ओरिजिन जो है ये फ्रेंच की वर्ब बेलर से यहाँ पर हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। बेलर से हुआ है जिसका मतलब है टू गिवर और टू डिलीवर। तो बेल का मतलब होता है टू द प्रोविजनल रिलीज ऑफ द एक्यूज्ड इन अ क्रिमिनल केस इन विच द कोर्ट इज येट टू अनाउंस द जजमेंट। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर है ये अभी अपराधी सिद्ध नहीं हुए हैं। सो बेल का मतलब होता है द सिक्योरिटी दैट इज डिपॉजिट इन ऑर्डर टू सिक्योर द रिलीज ऑफ द एक्यूज। तो आपने कई बार सुना है कि बेल की राशि यहाँ पर जमा करिए। तो जब हम बात करें कि बेल की जरूरत क्यों है, तो देखिए बेल एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को डिफेंड कर सकता है जब उसको लग रहा है कि यहाँ पर, ताकि उसकी फ्री ट्रायल यहाँ पर हो सके, ठीक है। ये प्रैक्टिस है ताकि यहाँ पर सेफ गार्ड किया जा सके फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी का। लिबर्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये राइट है जो किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर बताता है कि कोई भी व्यक्ति जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो गिल्टी नहीं है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले जो आपका CRPC है ये डिफाइन नहीं करता द वर्ड बेल। मैं बोल रही हूँ शब्द बेल को। CRPC की बात कर रहे हैं तो पहली बार इसे ड्राफ्ट किया गया था 1882 में एंड कंटिन्यू टू बी द यूज इन अमेंडमेंट्स फॉर द टाइम टू टाइम। ऐसे में अगर हम बात करें अलग अलग बेल की तो पहली बेल हमें देखने मिलती है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल का मतलब होता है जिसे आसानी से ग्रांट किया जाता है किसी भी पर्सन को हु हैज़ बीन अरेस्टेड और इज इन पुलिस कस्टडी, ठीक है। ये बेल यहाँ पर एप्लीकेशन को फाइल किया जा सकता है अंडर सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ द CRPC। दूसरी बेल जो चर्चा में है विच इज द इंटरिम बेल। पहले इंटरिम बेल को समझ लीजिए। ये टाइप है बेल का जिसे ग्रांट किया जा रहा है एक शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। इसको ग्रांट किया जा रहा है बिफोर द हियरिंग फॉर द ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल, राइट। नेक्स्ट है एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC। या तो सेशन कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा आप देखेंगे इसको ग्रांट किया जाता है। एक एप्लीकेशन होती है फॉर द ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल जिसे फाइल किया जा सकता है व्यक्ति के द्वारा who is concerned that he may be arrested by the police for the non-bailable offences। ऐसे में जब हम इंटरिम बेल की बात करते हैं तो आप याद रखेंगे टेम्पररी रिलीज है किसी भी अक्यूज का जिसे कस्टडी में रखा गया है अंडर सेक्शन 439 ऑफ द CRPC। इसको ग्रांट किया जा सकता है टू एड्रेस अर्जेंट मैटर, जैसे किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो गई हो, फैमिली क्राइसिस हो गए हो, या फिर कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्सनल इशू हो। ऐसे समय पर इंटरिम बेल को यहाँ पर दे दिया जाता है। लीगल प्रोविजन की बात करें तो इंटरिम बेल इंडिया में इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड अंडर एनी स्पेसिफिक स्टेटस, ठीक है, बट इसको लिया गया है डिस्क्रिशनरी पावर से जो कि ग्रांट की जाती हैं टू द कोर्ट्स अंडर दी वेरियस लीगल प्रोविजंस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है कि बेल क्या होती है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि बेल की अगर आपको ज़रूरत हो गई है तो कंडीशन क्या है किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर बेल के लिए। तो कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल इन बेलेबल ऑफेंस, सो सेक्शन 436 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यहाँ पर बात करता है दैट अ पर्सन इज अक्यूज फॉर बेलेबल ऑफेंस अंडर IPC कैन बी ग्रांटेड बेल इफ सफिशिएंट रीज़न हो, ये विश्वास किया जा सके कि अक्यूज्ड हैज़ नॉट कमिटेड द ऑफेंस, या फिर
सफिशिएंट रीज़न हो कि भाई एक फर्दर इंक्वायरी के लिए अभी और समय लगेगा, तो भी बेल को ग्रांट किया जा सकता है। या फिर पर्सन अक्यूज्ड नहीं है किसी भी ऑफेंस के लिए, द पर्सन इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट है 10 साल तक की। ठीक है, वही कंडीशंस की बात करें फॉर ग्रांट ऑफ बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो देखिए पहली बात, इट इज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि वो ग्रांट करना चाहता है बेल को इन दी नॉन बेलेबल ऑफेंस और नॉट। पहला कंडीशन आ जाएगा कि अक्यूज्ड बहुत ही ज़्यादा सिक हो, डिले हुआ हो एफआईआर लॉन्च करने में, ठीक है, तभी भी बेल दी जा सकती है। या फिर एविडेंस की कमी हो कि ये जो बेल है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत की गई है या नहीं। जो अक्यूज्ड हो, इफ़ शी इज़ अ वुमेन या फिर बच्चा है, और बेल यहाँ पर ग्रांट की जा सकती है इन नॉन बेलेबल ऑफेंस ऑल्सो। तो ये कुछ कंडीशंस आपको देखने मिलेंगी जिन कंडीशंस में ये बेल यहाँ पर दी जाती है। चलिए बात करते हैं हाइपर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन। देखिए जब भी हम इंडियन हायर एजुकेशन की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिक्स से कनेक्शन हमें ज़रूर देखने मिल जाता है। पॉलिटिशियंस यूजुअली स्टार्ट कर लेते हैं कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को, ताकि एडवांस किया जा सके अपने करियर को, ताकि सपोर्ट्स बिल्ड किए जा सके। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की बात करें तो दे ऑल्सो प्लेस यहाँ पर एक बहुत अच्छा रोल ये प्ले करते हैं। दे प्लेस्ड न्यू पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन इन पॉलिटिकली एडवांटेजियस लोकेशन, मैनी ऑफ देम वर एस्टेब्लिश टू केटर टू द डिमांड ऑफ द इलेक्टोरेट बेस्ड ऑन वेरियस सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एज वेल। सो ये आर्टिकल कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि पॉलिटिसाइजेशन जो है इंडियन हायर एजुकेशन का हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या रहे हैं या कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब आपको अकेडमिक में देखने मिलता है, अपॉइंटमेंट्स में देखने मिलता है, तो कहीं ना कहीं अकेडमिक फ्रीडम्स, स्टूडेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है कैंपस पॉलिटिक्स में, उस पर किस तरीके का असर पड़ता है। ठीक है, सो समझिए यहाँ पर देयर इज़ अ ग्रेव थ्रेट टू एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक प्रोफेशन, इंटेलेक्चुअल लाइफ। अगर हम बात करें इस तरीके से चीज़ें बढ़ती रहेंगी तो पॉलिटिसाइजेशन इंडियन हायर एजुकेशन में हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो जाता है, बच्चे यहाँ पर शुरू कर देते हैं अपना करियर बनाना, सपोर्ट्स बिल्ड करना। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नई नई पोस्ट यहाँ पर बनाकर। ऐसे में नेमिंग या रीनेमिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी आपको देखने मिलेगा। यूनिवर्सिटीज़ नाम पे रखी जाती हैं या रीनेम की प्रोसेस आपको देखने मिल जाती है पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इन्फ्लुएंस होती हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडास को लेकर। ठीक है, ऐसे में साथ ही अगर हम बात करें एकेडमिक अपॉइंटमेंट्स की या प्रमोशन की, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज किया जाता है पॉलिटिकल अलायंसेस को ओवर अ प्रोफेशनल मेरिट। किसी व्यक्ति की कितने अच्छे संबंध है किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से, उसके आधार पर उसका प्रमोशन यहाँ पर किया जाता है। सो डिस्पाइट द ओकेशनल इंटरफेरेंस एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, इंडियन यूनिवर्सिटी जनरली इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑफ एकेडमिक फ्रीडम्स की बात ज़रूर करती हैं, लेकिन ऐसा हर बार देखने के लिए नहीं मिलता। इंडियन हायर एजुकेशन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल पॉलिटिसाइजेशन की तरफ चल रहा है, जहाँ पर रिस्क हमें देखने मिल रहा है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को और इंटेलेक्चुअल लाइफ को। एक जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं जो सोसाइटल लिबरल शिफ्ट है, ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में इंडिया का जो रिस्क है वो आपको ग्लोबल एकेडमिक स्टेज पर देखने के लिए मिलेगा। बात करें तो इट इज़ फेयर टू से कि इंडियन हायर एजुकेशन जो है ये फंडामेंटली पॉलिटिसाइज्ड हो गए हैं। ये जो ट्रेंड है ये ऑफ कोर्स they have been seen as a part of the liberal trend in societal generally, and of course India is not alone in these development. There are so many countries, so many people who are involved in such incident, and at some point जो बाकी दुनिया है इंक्लूडिंग इंडिया, उनका एक पोटेंशियल एकेडमिक पार्टनर आपको देखने मिलते हैं, ताकि एक डिटेरिएशन ऑफ जो अकेडमिया है वो भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग या फिर ग्लोबल हायर एजुकेशन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक एकेडमिक इंटीग्रिटी कम होती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आपको हैम्पर देखने मिलता है, पोलराइजेशन हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, फैकल्टीज़ के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में एकेडमिक इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है, ट्रस्ट जो है लोगों का
हायर एजुकेशन पर वो कम हो जाता है, ब्रेन ड्रेन की कंडीशन आपको देखने मिलती है, इनोवेशन यहाँ पर हैम्पर हो जाती है। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस इशू को रिजॉल्व किया जा सके, ऑटोनोमी मेंटेन की जा सके, गवर्नेंस को लेकर मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट किए जाए, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आपको देखने मिले, डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाए, एथिकल गाइडलाइंस हों जिसको फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है, पब्लिक को अवेयर करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, सो दैट ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियरली देखने के लिए मिले। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो आपके पास एक PYQ आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि डिजिटल इनिशिएटिव जो हैं इंडिया में, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है फंक्शनिंग ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम इन कंट्री, एलैबोरेट करिए। और साथ ही दूसरा क्वेश्चन बात कर रहा है हाउ हैज़ द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन अफेक्ट्स द एकेडमिक फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस ट्रेंड ऑन इंटेलेक्चुअल लाइफ एंड इंडियाज परस्यूट ऑफ ग्लोबल एकेडमिक रिकॉग्नाइजेशन। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे pragyapande@raoseacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास मैपिंग है। मैपिंग ऑफ द डे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं साउथ अमेरिका की, ठीक है, अमेजन बेसिन, ओरिनोको बेसिन, रियो डी प्लेटा बेसिन और ओरिनोको बेसिन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपके सामने एक इमेज है जो कि अमेजन बेसिन की है। ये जो बेसिन है रिवर अमेजन का क्रिएट होता है। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो सेकेंड टू दैट ऑफ द नाइल रिवर ऑफ अफ्रीका हमें देखने मिलता है। लार्जेस्ट फ्लो आपको इसका देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजन रिवर की, सटेकी, जुरुआ, मदीरिया और नीग्रो इसकी महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज होती हैं। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम आपको यहाँ पर देखने मिलता है, नेचुरल रिवर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अमेजन रेन फॉरेस्ट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा आपके सामने मैप पर है रियो डी प्लेटा बेसिन। ये जो बेसिन है ये सेकंड है साइज में ऑफ दैट टू द अमेजन, ठीक है। मेन रिवर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो रियो डी प्लेटा आपको यहाँ पर इसमें रिवर पैराग्वे देखने मिल जाएगी, पराना देखने मिल जाएगी एंड द रिवर उरुग्वे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें ओरिनोको बेसिन की यहाँ पर, तो ये आपको ओरिनोको बेसिन देखने के लिए मिल जाएगा। थर्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है साउथ अफ्रीका को इसको। ये यहाँ पर ट्रांसवर्स करता है 2740 किलोमीटर जब ये अटलांटिक ओशन में मिल जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल 979 मीटर जो है ये सिचुएटेड है ऑन द रिवर चुरून विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कारोनी विच इज़ फर्दर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर Orinoco. That is why this particular is important. And lastly मैपिंग सीरीज में हमारे पास आ जाता है पराना रिवर सिस्टम, उरुग्वे रिवर सिस्टम एंड सैन फ्रांसिस्को बेसिन, ठीक है। सो हम सीधा बात करेंगे सैन फ्रांसिस्को बेसिन के बारे में। सैन फ्रांसिस्को बेसिन की बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है साउथ अमेरिका का, जो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। 2914 किलोमीटर की लेंथ है और ये ब्राज़ील में यहाँ पर फ्लो करता है। ये ओरिजिनेट करता है नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ बेलियो होरिजोंटिया। रिवर्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी साउथ अमेरिका में, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स देखने मिलेंगी। अमेजन है, ओरिनोको है, मैग्लिनिया रिवर है, पराना रियो दी प्लेटा रिवर है, ऐसे सैन फ्रांसिस्को रिवर है, पैराग्वे एंड उरुग्वे रिवर है। तो ये सारी की सारी रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि जब मैप बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो यही रिवीजन हमारी मदद करते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा डिस्कशन अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा या आपकी किसी भी प्रकार के डाउट हैं तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.